5 दिन के भारत दौरे पर आए फिलीपींस राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई बैठक, संसदीय दल की हुई बैठक संपन्न, पीएम मोदी और एनडीए सांसद बैठक में रहे शामिल। द्वारका मोड़ के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां, अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, मारने की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, नीतिगत निर्णय और दिल्ली के विकास में जुड़े मुद्दों पर बहस हुई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी पहल करते हुए आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ दल के सभी विधायकों को 3-3 गिफ्ट दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और सौर ऊर्जा युक्त होकर देश की पहली विधानसभा बन गई है। दरअसल देश के अन्य कई राज्यों में विधानसभा की कार्रवाई तो पेपरलेस है, लेकिन सौर ऊर्जा से चलने के मामले में दिल्ली देश की पहली विधानसभा है। एक सप्ताह में दिल्ली सरकार ने ये 2 बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों को एक समान डिजिटल उपकरण देकर अब भी बड़ी मिसाल पेश की है। एक बार भारत की सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। नाम तो इंडिया रखा, परंतु यदि आंख बंद करके उन्हें सुने तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो स्पोक्स पर्सन इंडिया के हैं कि पाकिस्तान के हैं। उनका माउथपीस भारत के लिए बात कर रहा है क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसे जितने लोग हैं, जब संसद में चर्चा हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे प्रश्न उठाए। उनके लिए काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, नाम और रूप का भेद। तो उन्होंने लिखा कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम सूखे मक्खन लाल। अरे सूखे मक्खन लाल, झींकती माँ और दीदी, समझ रहे ना, माँ और दीदी कि निकले बेटा आसा राम, कितने निराशावादी जिनको अपनी देश के सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं, जिनको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, वो विश्वास करते हैं दूसरे देशों के आकाओं पे। और वो जो दीदी, राष्ट्रीय दीदी, श्रेय की बात कर रही थी कि देखिए मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए, मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं, 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया, तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे। मैं पूछना चाहती हूं, 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? और साथ में बात करना चाहती हूं 1971 के युद्ध की,
जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के छोड़ दिया गया। ना तो उसके बदले में पीओके मांगा गया, ना ही 54 सैनिक जो भारत के पाकिस्तान के पास थे उन्हें मांगा गया। मैं पूछना चाहती हूं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं याद आई मैडम को जब वो संसद में खड़े होकर के बोल रही थी? तब क्यों शिमला समझौता कर लिया गया? मैं पूछना चाहती हूं, 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और तत्कालिक उनके बाद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होकर के ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं था कि उनके इस एक वाक्य ने पूरे के पूरे भारत में हजारों सिखों के घर बर्बाद कर दिए, उनका कत्लेआम कर दिया। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? और उसके बाद से लेकर के जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई, कश्मीर घाटी में रोज पत्थर फेंके जाते थे, रोज कत्लेआम होते थे, रोज भारत बदनाम होता था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली, तब भी वो चुप रहते थे। और इतने सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, तब उनसे जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज वो बात करती है कि जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने के बाद ही तो यहां बैठे हैं। और वो सांसद जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूं आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूं कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पर लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती है इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूं कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे पलती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला। और ये इन विपक्ष के लोगों पे तो वो गाना जचता है अध्यक्ष जी। वो कहते हैं ना कि इसको लुभाया तो क्या किया, उसको लुभाया क्या किया। वो गाना होता था कि दारा सिंह को लड़ाओ तो जाने, अमिताभ बच्चन को बुलाओ तो जाने। वो जचता है। जब 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब ये कहते थे सबूत, तो कहते थे ये करके दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ तो माने। मोदी जी ने सबूत ला दिया अगली बार। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत भी आ गए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई वो अभिनंदन चला गया, उसको वापस लाओ तो जाने। और मोदी जी की ताकत देखिए, अभिनंदन को भी वापस ले आए, पाकिस्तान खुद आकर के देखे गया। फिर इन्हें लगा कि अब क्या बोलें कि अब इसके अगला क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज आपने यहां पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा, आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है,
परंतु जो आतंकी सीधा सीधा गोली चला के गए उनको क्यों नहीं मारा? तो मोदी जी ने उसका भी जवाब दे दिया। हर हर महादेव, महादेव ऑपरेशन के तहत उन 3 आतंकवादियों को भी मार दिया। फिर ये कहते हैं कि अब क्या बोलें। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। इन विपक्ष वालों का क्या कहें? इनको कुछ तो बोलना है। इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें उन सब देश विरोधी ताकतों में प्यार है जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारत की प्रगति में, भारत के आगे बढ़ने में ये लोग खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा रहे जैसे इनके कार्यकाल में पिछड़ा रहा। 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, जिस तरीके से हमारी शक्तियां, सैन्य शक्तियां पुरजोर होकर के, बिल्कुल मुस्त होकर के आगे बढ़ी हैं। हर दिवाली पे प्रधानमंत्री जी सेनाओं के साथ जाकर के दिवाली का बड़ा त्योहार मनाते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं अपने घरों में बैठ के गिफ्ट बटोरते हैं। प्रधानमंत्री और सेनाओं का दिल का रिश्ता है। आज देश की सरहदों पे लाखों माओं के बेटे खड़े होकर के देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उसका सम्मान होना जरूरी है। और जो लोग फिर भी सरकार के सामने प्रश्न रखते हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूं कि तूफानों ने जब भी देश को डराया, तूफानों ने जब भी देश को डराया, मोदी एक उम्मीद बनकर के सामने आया। आंधियां चली थी चिराग बुझने को, पर वो खड़ा रहा उजाला बढ़ाने को। ना रुका, ना झुका, ना रुका, ना झुका, ना थमा किसी हाल में, लड़ता रहा देश के हर एक सवाल में, हर एक सवाल में। वो कोई नेता नहीं, हौसलों की पहचान है। वो कोई नेता नहीं, हौसलों की पहचान है, जो हर अंधेरे में रोशनी का अरमान है, रोशनी का अरमान है। मिट्टी की खुशबू से जिसने रिश्ता निभाया है, मिट्टी की खुशबू से जिसने रिश्ता निभाया है, उस दीपक का नाम मोदी कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की सेनाओं को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी और ऑपरेशन महादेव के लिए भी। बोल, आज सावन का आखिरी सोमवार है, मेरे साथ मिलकर के जयकारा लगेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूं। अब 2 के उप बिंदु 1। और आगे बढ़ेंगे। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत द दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 दिल्ली के लाखों अभिभावकों के अधिकारों की आवाज है। इस विधेयक के माध्यम से हम शिक्षा के बाजारीकरण पर सख्ती से लगाम लगाएंगे। जो लोग शिक्षा को उत्पाद की तरह बेच रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। हमारे आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक जीवंत अंग बताया था। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा कोई बेचने वाली सर्विस नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब स्कूल का मकसद लर्निंग की बजाय अर्निंग बन जाए और एजुकेशन प्रॉफिट का जरिया, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस सोच से हम विमुख होते जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार का यह बिल एक छोटा सा प्रयास है, जो डॉक्टर मुखर्जी के विजन को सम्मान देने का और यह सुनिश्चित करने का कि शिक्षा भारत के लोगों पर बोझ न बने, दिल्ली के लोगों पर बोझ न बने और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता बने। देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ लीगेसी के इश्यूज को भी सॉल्व कर रही है।
उन्हीं से प्रेरणा लेकर जैसे अनेक लीगेसी इश्यूज आदरणीय प्रधानमंत्री जी रिजॉल्व कर रहे हैं। राम मंदिर का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, लीगेसी इश्यू का रिजॉल्व हुआ। 70 साल से कश्मीर से संबंध बनाने का चेनाब ब्रिज मोदी जी के नेतृत्व में बना, लीगेसी इश्यू रिजॉल्व हुआ। धारा 370 हटाकर कश्मीर का पूर्ण विलय देश में होने का लीगेसी इश्यू रिजॉल्व हुआ। इसी से प्रेरणा लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी दिल्ली के लीगेसी इश्यू, जो दिल्ली का सबसे बड़ा लीगेसी इश्यू है, हर साल पेरेंट्स पर फीस बढ़ने का लीगेसी इश्यू, इसको रिजॉल्व करने का निर्णय लिया। और आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनकर आते हैं, उनका तो ये शगल है। दिल्ली में अधिकांश जितने भी नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी है, वो 1993 से 98 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई थी। और आज उसी लीगेसी इश्यू को रिजॉल्व करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, जो शिक्षा के बाजारीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने का काम, इस लीगेसी इश्यू को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ यह बिल लाने का निर्णय किया है, ताकि शिक्षा केवल चुनिंदा लोगों का काम ना रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां एक बात और जानने की है, भारत वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का काम जनता के हितों के लिए काम करना है, केवल सस्ती फ्रीबीज बांटना वेलफेयर स्टेट का काम नहीं है। यहां ये याद रखने की जरूरत है, शिक्षा को फंडामेंटल राइट, शिक्षा को मौलिक अधिकार, 6ठी क्लास से 14वीं, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मैंडेटरी होना, उनका फंडामेंटल राइट बनना 82वें संविधान संशोधन के चलते आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही दिया था। आज अगर देश में 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा मिल रही है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही हो रहा है। उसी भावना से सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, उसी भावना से वाजपेयी जी के प्रण को आगे लेके शिक्षा केवल कुछ लोगों के लिए प्रिविलेज ना बने, इसलिए यह बिल सरकार लेकर आना चाहती है। वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि बच्चों को, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाए। मोदी जी भी इसी प्रकार के प्रयासों में लगे रहते हैं। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब वेलफेयर स्टेट के वो परिचायक हैं जो नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने का काम करते हैं। शिक्षा सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए काम करते हैं। जब शिक्षा का अधिकार संविधान ने सुनिश्चित किया और सरकारों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो सवाल यह उठता है, आज प्राइवेट स्कूल इतने व्यापक क्यों हो गए हैं? क्यों लोगों को यह महसूस होने लगा कि बच्चों का भविष्य प्राइवेट स्कूलों के हाथ में ही सुरक्षित है? यहां अधिकांश सदस्य ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने खुद तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की होगी, मगर निश्चित रूप से आपके बच्चों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं की होगी। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लगातार 27 सालों में सरकारों ने सरकारी स्कूलों को पीछे धकेलकर प्राइवेट स्कूलों के हाथ में शिक्षा दे दी और बाजारीकरण करने का काम कर दिया। साठ-गांठ, अंडर द टेबल डीलिंग्स और शिक्षा माफिया के साथ मिलकर लगातार इस प्रकार के काम किए जाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, शिक्षा माफिया से साठ-गांठ और शिक्षा माफिया के दबाव में हमें भी डराने की बहुत कोशिश की गई, हमें भी बहुत तरह से इस बिल को लाने से रोकने की कोशिश की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर एक व्यक्ति का नाम लेकर निजी आक्षेप किए गए, आरोप लगाए गए, मुझ पर घटिया और निम्न स्तर के आरोप लगाकर इस प्रकार का काम करने, इस बिल को रोकने का काम किया गया।
आदरणीय अध्यक्ष जी, कितना संजोग है, मुख्यमंत्री जी ने सावन का चौथा सोमवार मुझे याद दिलाया। कितना बढ़िया संजोग है कि एक ऑपरेशन महादेव ने भारत पे हमला करने वाले, भारत के लोगों को तंग करने वाले उग्रवादियों को समाप्त किया। और आज सावन के चौथे रोज दिल्ली में शिक्षा को बेचने वाले माफिया के खिलाफ हम बिल लेकर आए। कितना सुखद संयोग है ये। और हमें डराने का काम किया गया, हमें डराकर मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाकर, हम पर आरोप लगाकर, घटिया तरह के आरोप लगाकर हमें रोकने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया, हमें धमकाने का काम किया गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। इसलिए हमने ये निश्चित कर लिया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरीके से हर दबाव को दरकिनार करके हमने ये निर्णय किया कि दिल्ली की जनता को क्या विकट परिस्थिति थी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, आप उस सारी विकट परिस्थिति के साक्षी रहे, उस आंदोलन के आप भी साक्षी रहे। बच्चे स्कूल जाते थे, नेता अपने एसी कमरों में रहते थे और बच्चों की फीस के लिए लड़ने के लिए मां बाप कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। और शिक्षा की क्रांति के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अभिभावक कोर्ट कचहरी में है और ये अपने घरों में बैठकर घटिया आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, DSEAR 1973 से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था रेगुलेट होती है। 1973 में मुट्ठी भर स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे 1973 में 338, जो 2025 में 1071 हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल थे 118, जो आज 1798 के आसपास हो गए। 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली में बनी, तब 668 प्राइवेट सरकारी स्कूल थे। 27 साल में ये ए और बी टीम 1668 को 1070 तक लेकर आ पाई। और प्राइवेट स्कूल जो 1993 में 711 थे, अब 1798 हो गए। हाँ, मैं जवाब दूंगा, अभी आगे मिल रहा है जवाब, फिर बाद में रोइयो, अभी आगे मिल रहा है जवाब, सब आ रहा है, फिर इधर की तरफ ही घूम जाएगी वो, ज्यादा चक्कर में मत पड़, शांतिपूर्वक सुन, शांतिपूर्वक। इसलिए अरे देखिए, आप भेजना चाहती हैं हमें, अरे सुन यार सुन, हमें पता है आपको कष्ट है, हमें पता है आपको कष्ट है, हमें पता, अतिशी जी आप हमारी मित्र हैं, हमें पता है आपकी आंखों में कष्ट दिखता है उनके। अरे शांति रख, माननीय अध्यक्ष जी, ये स्कूलों के आंकड़े से ये समझना चाहिए। अरे देखो, ये गरीब बच्चों के, ये गरीब मां बाप के लिए महत्वपूर्ण मामला है। जरा गौर से सुनिए माननीय सदस्य, दिल्ली में 17(3) DSER के 17(3) के अंतर्गत मैनेजर ऑफ एवरी स्कूल शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर file with director the full statement of fees and except with prior approval of director, no such school shall charge any fees in excess। यानी 31 मार्च तक जो लिखकर दे दिया मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा, उतनी फीस चार्ज करने का उसको अधिकार है। ज्यादा होगी तो डायरेक्टर के पास आना है। यह 1973 का एक्ट है। अध्यक्ष जी, लगातार सालों तक फीस की डिटेल देते जा रहे हैं। इन्हें सब पता था। ये तो वही बात हो गई, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की। अगर शरीके जुर्म ना होते तो
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।